नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप जानते हैं हमने जीओसी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज तीसरा लेक्चर जो है वो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक जो है वो हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। इसके हमने कुछ सवाल भी कर लिए थे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे सवाल पूछे जाते हैं, एसिडिटी के और बेसिसिटी के। और लास्ट जो बात हम डिस्कस कर रहे थे वो हम देख रहे थे कि Ka क्या होता है। Ka जो है वो एक वियोजन स्थिरांक होता है एसिड के लिए और अपोजिट होता है pKa वैल्यू के। pKa वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है? तो pKa वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रायोगिक वैल्यू होती है, जिसको आपको सीधा ही याद रखना है। उसी के बेसिस पे एक ऑर्डर जो है एसिडिक नेचर का वो आप लोगों के सामने है, जिसमें सबसे आगे जो है अम्लीयता के क्रम के अंदर सबसे आगे जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, उसके बाद जो है बेंजोइक एसिड, उसके बाद एलिफेटिक एसिड है। एसिड का जो क्रियात्मक समूह उसके साथ अगर कोई भी एल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो तो एक पूरा ऑर्डर है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज जो है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप फिनोल जो है वो जल से ज्यादा अम्लीय है, या ये कहें एरोमेटिक अल्कोहल जो है वो जल से ज्यादा अम्लीय है, और एलिफेटिक अल्कोहल जो है ROH जो है वो जल से कम अम्लीय है। ठीक है, ये इस ऑर्डर के अंदर इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर का पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड जो है वो कहाँ पे आता है, और ऑर्डर से अगर सवाल आता है तो आपको ऑर्डर जो है वो कंप्लीट याद होना चाहिए। अब एक सवाल जो है जो बिल्कुल ऑर्डर के बेसिस पे ही है वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन दिया हुआ है H2 जो है, A जो है वो H2, B में हम अगर बात करें तो एथिल अल्कोहल है, और उसके बाद है एसिटिलीन। इसके अंदर आपको अम्लीयता का क्रम पूछा है तो आपको बिल्कुल ऑर्डर आपके सामने ही है। सबसे आगे कौन आता है ऑर्डर के अंदर? H2। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा? जल। उसके बाद कौन है? ROH। ROH का मतलब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? R की जगह 2 कार्बन, C2H5OH। उसके बाद कौन है? एसिटिलीन। तो ये ऑर्डर से ही सीधा सवाल पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो ऐसे सवाल आते हैं ऑर्डर के ऊपर। अब जो बात हमें डिस्कस करनी है वो है कुछ सवाल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये एक सवाल है जिसमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, और इसके अंदर सबसे ऊपर जो है वो है फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, और उसके बाद फिनोल दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा जहां पे मैंने आयोडीन लगाया हुआ है। अभी इसी की बात करते हैं। तो ऑर्डर के बेसिस पे सवाल बन जाएगा। सबसे आगे कौन आ जाएगा? फॉर्मिक एसिड, उसके बाद C जो एरोमेटिक हमारा एसिड है वो, उसके बाद आ जाएगा एसिटिक एसिड, और सबसे लास्ट में फिनोल, या आप इसको कह सकते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। अगर मैं D की जगह यहाँ पर इस ऑप्शन D जो है उसकी जगह मैं आपको कह दूं कि मैंने ये कंपाउंड रखा है या ये एसिड रखा है जहां पे मैंने CH2 जो है उसके साथ आयोडीन अटैच किया हुआ है, तो ऑर्डर में सबसे आगे कौन आ जाएगा? D। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कौन लगा हुआ है? -I ग्रुप लगा हुआ है, बाकी किसी में -I लगा नहीं हुआ है। यहाँ पर भी कोई, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है जिसका 0 इफेक्ट होता है, यहाँ पे CH3 इसका कैसा इफेक्ट होता है? +I, तो ये तो सबसे पीछे चला जाएगा। सबसे आगे कौन आएगा? D। उसके बाद कौन आएगा? A जो जिसका 0 है। उसके बाद कौन आएगा? C, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? जिसमें +I इफेक्ट लगा हुआ। सबसे पीछे कौन आ जाएगा? B। यहाँ पे आयोडीन जो है उसके -I इफेक्ट के कारण सबसे आगे कौन आ जाता है? D। तो सवाल जो है वो करने का तरीका जो है, सोल्व करने का तरीका जो है वो आपको सीखना है। बेसिकली कैसे सवाल जो है उसको किया जाता है। तो आपको बताया हुआ अगर -I लगा हुआ है तो -I के कारण नेगेटिव चार्ज जो आता है H+ निकलने के बाद वो क्या हो जाता है? कम, तो अम्लीयता बढ़ जाती है। एक सवाल और करते हैं जिससे आपकी कंसेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको स्थायित्व का क्रम पूछा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अगर इसका आप आयनन करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर मैं इसका आयनन करना चाहूं तो ये रिंग जो है इसको मैंने एज इट इज बनाया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O- प्लस H+। अगर इसका आयनन करते हैं तो इसका आयनन कैसे हो जाएगा? यहाँ पर O पर माइनस प्लस H+ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NO2। और थर्ड की अगर हम बात करें तो इसका आयनन C डबल बॉन्ड O- प्लस H+। ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। अगर फर्स्ट वाले एसिड की हम बात करें तो यहाँ पर जो कंजुगेटिव बेस बना है इसको CB भी लिख देते हैं, कंजुगेटिव बेस।
तो यहाँ पर कोई भी ऐसा समूह नहीं लगा हुआ है जो इस नेगेटिव चार्ज को या तो बढ़ाए या कम करे। अगर सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है जिसका -m इफेक्ट होता है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। अब -m क्या होता है जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे टॉपिक है तो वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। और -I के ऑर्डर में भी आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें इस थर्ड वाले एसिड की तो यहाँ पर इस कंजुगेटिव बेस के ऊपर CH3 समूह लगा हुआ है जिसका कैसा इफेक्ट होता है +I। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। अब इसी के बेसिस पे हमें इसका आंसर करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा तो आप बताएंगे कि यहाँ पर -m लगा हुआ जो इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, B। उसके बाद जहां पर कोई भी ऐसा समूह नहीं लगा हुआ जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए तो इससे आगे कौन, इससे पीछे कौन आ जाएगा, A। और सबसे पीछे कौन आएगा, C। ये ऑर्डर बनेगा, ठीक है। वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आपको एसिडिटी का या अम्लीयता का क्रम पूछा है, ठीक है। तो ये 3 आपके सामने एसिड दिए हुए हैं जहां पे आपको ऑर्डर पूछा है एसिडिटी का, ठीक है। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसको सोल्व करना। बिल्कुल आसान वही तरीका है। मैं सीधा कंजुगेटिव बेस लिखूंगा इसका, यहाँ पर O- और इसके साथ लगा हुआ है NO2। अगर B की हम बात करें तो यहाँ पर लगा हुआ है O- और यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है NO2। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर है O- और इसके साथ लगा हुआ है NO2 और NO2, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर तीनों जगह ही -m लगा हुआ है, -m। और यहाँ पर भी कितने -m लगे हुए हैं, 2 -m लगे हुए हैं। अब हमें चेक करना है कि सबसे आगे कौन आएगा। तो सबसे आगे आपको पता है यहाँ पर कितने -m लगे हुए हैं, 2 -m लगे हुए हैं। तो सबसे आगे कौन, C। अगर बात करें A और B के अंदर तो यहाँ पर भी A की -m है और यहाँ पर भी A की -m है। तो उससे आगे कौन आएगा, A आएगा और सबसे पीछे B। अब इसके पीछे क्या रीजन है, B जो है वो सबसे पीछे क्यों आया, उससे आगे A क्यों आया। तो एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, वो ये है कि जब -m समूह या m समूह जो है वो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में उन स्थितियों पर जुड़े समूह का प्रभाव मेटा स्थिति से ज्यादा होता है। इस बात का मतलब समझना, ऑर्थो और पैरा स्थिति आप जानते हैं। अगर कोई m समूह ऑर्थो या पैरा पे जुड़ा है तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है किसकी तुलना में, मेटा स्थिति पे जुड़े हुए समूह की तुलना में। ऐसा क्यों होता है कि मेटा पे इफेक्ट कम होता है और ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे इन दोनों की बात करते हैं तो सबसे आगे आ गया यहाँ पर NO2 जो लगा है वो कहाँ लगा है, पैरा स्थिति पे। ये दोनों स्थिति कौन सी है, ऑर्थो। ये दोनों कौन सी होगी, मेटा। और ये कौन सी है, पैरा, ठीक है। अगर इसकी बात करें नंबर 2 की तो ये स्थिति कौन सी है, ऑर्थो। ये स्थिति कौन सी है, मेटा। और ये स्थिति कौन सी है, पैरा। अब आपके सामने चेक करना है आपको कि ऐसा क्यों होता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है इसको, ठीक है। जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है कि मेटा पे जो ग्रुप जुड़ा है उसका इफेक्ट कम होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर N और इसको खोल के लिखता हूँ डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट के साथ O। यहाँ पर जुड़ा हुआ है O-। अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पे। तो ये डबल बॉन्ड ये वाला कहाँ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अगले स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पर ये आप रिंग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कोऑर्डिनेट के साथ O। यहाँ पर डबल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगली स्ट्रक्चर के अंदर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर डबल, इसमें कोई चेंज नहीं। नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव। यहाँ तक मैं रोक के अब अगली स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस वाले एसिड की जिसमें पैरा स्थिति पे जुड़ा हुआ है, इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ आपके सामने तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पर डबल, यहाँ पर जुड़ा हुआ है N, इसके साथ डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट के साथ हो, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव।
ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पे। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे सामने, ये हमने रिंग बनाई यहाँ पर, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कोऑर्डिनेट के साथ O, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज। अगली स्ट्रक्चर के अंदर ये डबल बॉन्ड को उठाकर कहाँ भेज देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में। अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये आपने रिंग बनाई यहाँ पर, इसके साथ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कोऑर्डिनेट के साथ ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अगली स्ट्रक्चर के अंदर ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर देंगे आप, यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, एक कार्बन छोड़ के यहाँ पर। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, क्या ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज की कमी, इस पॉजिटिव चार्ज जो है रिंग के अंदर जो जनरेट हुआ है, जो घूम रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा? क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था, तो ये इसकी कमी जो है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी पूर्ति होती। लेकिन यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर जहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ था, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, सॉरी थोड़ा सा दिखने में आपको शायद प्रॉब्लम हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर ये उतरता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है, इसको कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा। तो अगर यहाँ पर अब पैरा स्थिति पे अगर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस पर जनरेट होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन की कमी कम हो जाती है, या ये कहूँ चार्ज जो है वो कम हो जाता है। और अगर चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस केस की हम बात करें, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे जाता ही नहीं है जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज में कुछ कमी आएगी, या ये कहूँ मैं इस चार्ज में कुछ कमी आएगी, नहीं आएगी। तो अगर ग्रुप जो है वो पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर मैं कह सकता हूं कि उसका ज्यादा इफेक्ट होता है कंपैरेटिवली ऑर्थो और मेटा। तो ये सवाल था जिसका ऑर्डर जो है वो आपके सामने मैंने बना के दिखाया था कि सबसे आगे कौन आता है इसके अंदर। तो इस सवाल के अंदर जो सबसे आगे कौन आ जाएगा, C, उसके बाद कौन आएगा, A, और सबसे बाद में B। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस OH वाले कार्बन पे जनरेट ही नहीं हो पाता है जब NO2 कहाँ जुड़ा हो, मेटा स्थिति पे, और जब पैरा पे जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, और इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अम्लीयता का क्रम। यहाँ पे ये बिल्कुल आसान सवाल है, आप खुद से कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ से आपको एसिडिटी का ऑर्डर पूछा, अम्लीयता का क्रम, सबसे आगे कौन आएगा। तो आपको चेक करना है बेसिकली कि माइनस आई ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 माइनस आई लगे हुए हैं, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी माइनस आई और यहाँ पर भी माइनस आई है। लेकिन आप चेक करेंगे यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 आयोडीन है। तो संख्या ज्यादा किसकी है, यहाँ पर A और C में संख्या दोनों में क्या है, बराबर है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, A, उसके बाद कौन आएगा, C, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आई की संख्या कितनी है, 3, और सबसे कम माइनस आई की संख्या कहाँ पे है, B में, कितनी, 2। तो सबसे पीछे कौन आ गया, B। बिल्कुल आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पूछा है कि एमीन और एल्कोहल के अंदर ज्यादा अम्लीय कौन है। तो आप इसका जब आयनन करवाएंगे तो आयनन कुछ इस प्रकार होगा। बेसिकली आपको H+ निकालना होता है, H+। ये इसका क्या बन गया, कंजुगेटिव बेस Cb, ये इसका कंजुगेटिव बेस बन गया। तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो आपको पता है यहाँ पर कैसा ग्रुप लगा हुआ है, +I, तो इस नेगेटिव चार्ज को लगातार बढ़ाएगा। यहाँ पे भी कैसा ग्रुप लगा हुआ है, +I, तो इस नेगेटिव चार्ज को कंटिन्यूअस बढ़ाएगा। ये भी ज्यादा +I किसका होता है, CH3 CH2 का, किसके कंपैरिजन में, CH3 के। तो ज्यादा +I है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा। अगर चार्ज बढ़ेगा तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम। अगर संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कम है तो अम्लीयता क्या हो जाती है, कम। तो कौन आएगा, B, किसकी तुलना में, A। इसका मतलब B ज्यादा अम्लीय किसकी तुलना में, A की तुलना में। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि A में ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित है, जबकि यौगिक B में ऋणात्मक आवेश नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित है। इसका क्या मतलब है, तथा ऋणात्मक आवेश जो है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अधिक स्थायी होता है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर ज्यादा स्थायी होता है।
तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन। तो कहाँ ज्यादा स्थायी होगा? ऑक्सीजन पे किसकी तुलना में? नाइट्रोजन की तुलना में। तो अगर ज्यादा स्थायी है तो संयुग्मी क्षार किसका ज्यादा स्थायी हो जाएगा? ए का। तो ए जो है वो ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो ए जो है वो ज्यादा अम्लीय भी होगा किसकी तुलना में? बी की तुलना में, क्योंकि अगर स्थायित्व ज्यादा है तो अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अतः हम कह सकते हैं कि एल्कोहल एमीन से अधिक अम्लीय होते हैं। और एल्कोहल और एमीन जो है वो दोनों हमारे सिलेबस के अंदर भी है। एल्कोहल का चैप्टर भी है और एमीन का चैप्टर भी है, इसलिए बात जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो है अम्लीयता का सही क्रम, और ये हमने 11th के अंदर पढ़ा भी है। यहाँ पर हमें चेक करना, और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है जिसको एस करेक्टर बोलते हैं, एस लक्षण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका मतलब एसिटिलीन है, यहाँ पर एथीन और यहाँ पर एथेन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन तीनों में ही क्या है? इक्वल है। हमें चेक करना है कि अम्लीयता किसकी ज्यादा होगी। तो अगर मैं एस करेक्टर की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन का जो संकरण है वो क्या है? sp। इसका मतलब यहाँ पे 50% जो है वो s है और 50% क्या है? p लक्षण। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे इस कार्बन का संकरण क्या हो जाता है? sp2 संकरण का मतलब है यहाँ पे लगभग कितना हो गया? एस करेक्टर लगभग 33%। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर संकरण कौन सा है? sp3। तो यहाँ पर संकरण एस करेक्टर कितना? लगभग 25%। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर कहाँ पे है? 50% यहाँ पे है, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 25% है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको पता है अगर विद्युत ऋणता ज्यादा है जिस परमाणु की, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होता है। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी, इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी होगा और ये ज्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। वही कंसेप्ट है जो मैंने ऊपर बताया आपको, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ज्यादा एस लक्षण होता है उसकी अम्लीयता क्या होती है? ज्यादा। इन बातों को आप बिल्कुल नोट करते रहें। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। अगर विद्युत ऋणता ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होगा। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे आवर्त में सेकंड पीरियड के अंदर हाइड्राइड जो हैं उनकी अम्लीयता का आपको क्रम बताना है। ठीक है, सेकंड पीरियड जो है उसमें CH4 में अगर कार्बन के हाइड्राइड की बात करूं तो CH4, नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करूं तो अमोनिया NH3, और अगर ऑक्सीजन के हाइड्राइड की बात करूं तो H2 और फ्लोरीन के हाइड्राइड की बात करूं तो HF। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनके अंदर अम्लीयता का क्रम क्या है। यही वही कंसेप्ट यूज होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। इसका अगर अब आप आयनन कराएंगे तो H+ निकल जाएगा, क्या बचेगा? F-। यहाँ इसका आयनन करवाएंगे तो H+ निकल जाएगा, क्या बचेगा? OH-। इसका अगर आप आयनन करवाएंगे तो क्या H+ निकल जाएगा, क्या बचेगा? NH2-। और इसका अगर आप आयनन करवाएंगे तो H+ निकलेगा, क्या बचेगा? CH3-। अब आपको चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन से एटम पे? यहाँ फ्लोरीन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे और यहाँ पे कार्बन पे है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है भाई? फ्लोरीन की। फ्लोरीन तो जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, क्योंकि इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा? सबसे ज्यादा स्थायी। अगर संयुग्मी क्षार सबसे ज्यादा स्थायी है तो अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। उसके बाद कौन है? H2, उसके बाद सबसे कम कौन है? NH3, और सबसे कम कौन हो जाएगा? CH4। किसके आधार पे बताया मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आधार पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे के ऊपर चार्ज जो है वो कैसे स्टेबलाइज करता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बात को आप लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो भी क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। ठीक है, या आप इसको पूरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश जो है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर स्थायी होता है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, और इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूंगा। तो आप या तो इनको पॉज करके सवाल को लिखिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक बात जो आपसे करनी है वो ये है कि जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं तो आप उनको एक तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो स्टूडेंट जो हैं जो 12th क्लास में हैं उन तक अगर नहीं पहुंच रहे तो आप इनको शेयर करिए। दूसरी बात, आप कमेंट करके अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे। हम कमेंट्स को पढ़ते हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कमेंट करिए आप अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, या ग्रुप जो बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर सिग्मा साइंस एकेडमी के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर कोई अदर स्टूडेंट देख रहा है तो कमेंट करिए। आप कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो
लगातार आप वीडियो सीरीज जो आपको मिल रहे हैं वीडियोस, उनको आप देखते रहिए और नोट्स मेकिंग जरूरी है। कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं आप, या सोशल मीडिया पे अगर जुड़े हुए हैं तो वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है, या ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।